जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 12th केमिस्ट्री 2024 का जो अंशाल पेपर है सेट पहला, इसका कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज के इस क्लास में उसी के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 मिनट जरा बस मैं अपना जो माइक वाइक है सब सेट कर लूं, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, बस जरा टाइम दीजिए 1 मिनट का। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके आगे के क्वेश्चन आज के इस मैं वीडियो में करवाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं, जस्ट वेट। एक मिनट। चलिए, तो सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में देखिए, पिछले क्लास में हम कहाँ तक डिस्कस किए थे। आ जाओ भाई, कौन कौन सा पेन का कलर लिए हैं जरा। व्हाइट रहेगा, नहीं ब्लैक रहेगा तो उस पे ये वाला बढ़िया रहेगा, और क्वालिटी का तो व्हाइट है ही, बहुत सही। चलिए, तो हम कहाँ तक डिस्कस किए थे, आ जाओ भाई। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड। देखिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, यहाँ तक हम शायद डिस्कस कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम उसी के और आगे डिस्कस करते हैं। 1 मिनट जरा। बस जी, आइए तुरंत। हाय 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 हाय। और कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। ऐसा जी, बंद कर दीजिए जरा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो पहला क्वेश्चन, यानी 4 का क का पहला। देखिए, क में क्या कहा जा रहा है। कहा ये जा रहा है, क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे। क्या कहा जा रहा है कि विलयन को परिभाषित कीजिए। यानी आप लोगों को यहाँ हेडिंग क्या लिख देना है, विलयन। क्या लिखना है, विलयन। देखिए, विलयन अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। होता क्या है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। हो गया परिभाषा। विलयन में दो अवयव होते हैं, कौन कौन, विलेय और विलायक। तो ये ऐसे ही साइड में लिख दीजिएगा, विलयन के अवयव। ठीक, एक लिखिएगा क्या, विलेय, और एक विलायक। बस इतना लिख दिए। विलयन को बहुत परिभाषित कर दिए, जो कम मात्रा में है विलेय, जो ज्यादा मात्रा में है विलायक। और क्या कहा जा रहा है कि किसी विलयन के सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, समझते हैं हम। ठीक, विलयन की, विलयन की सांद्रता, देखिए इसे कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है।
एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, क्या द्रव्यमान प्रतिशत, और आयतन प्रतिशत, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और तो पीपीएम, और तो मोलरता, मोललता, मोललता, मोल अंश, मोल अंश, नार्मलता, फार्मलता, ये सभी तने रूपों में इसे व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और जानते रहिए, द्रव्यमान प्रतिशत यानी 100 ग्राम बिलियन बिलियन में कितना विलेय उपस्थित है उसको कहेंगे। 100 ml बिलियन में कितना विलेय उपस्थित है उसको आयतन प्रतिशत। 100 ml बिलियन में कितना विलेय उपस्थित है ग्राम में उसे कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। वही 10 के पावर 6 कर दीजिए यानी 10 लाख। मोलरता यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोललता यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोल अंश यानी बिलियन के किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाएगा। नॉर्मलता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, इधर सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। तो ये इसको इतने रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मिनट जरा रुक जाइए। ठीक, चलो भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है जो भी है उसी में ख है। कह रहा है किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो क्या हेडिंग दिया है? चालकता। ठीक, चालकता यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो सी से। तो सी बराबर क्या हो जाता है? 1 बराबर आर। ये हो गया। अच्छा, आर बराबर आप क्या पढ़े हैं? ओम के नियम से याद कीजिए, आर बराबर हो जाता है भी अपान जल्दी जल्दी बताइए, आई। वेरी गुड। तो यहां पर लिखेंगे क्या? 1 बटे भी बटा में आई, यानी कि ये हो जाएगा आई बटा में भी बराबर क्या हो जाता है? सी। ये चालकता हो गया। और क्या कहा गया? एक और टर्म है इसी में, मोलर चालकता। मोलर चालकता ध्यान से देखिएगा, कितने नंबर का है? 3 नंबर का। तो जितना नंबर का है उसी हिसाब से लिखना है। कह रहा है मोलर चालकता। देखिए, मोलर चालकता होता क्या है? किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में, क्या? किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित 1 मोल, विलयन में उपस्थित 1 मोल के कारण कुल आयनों की चालकता, क्या? कुल आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलर चालकता। बताओ, कोई दिक्कत इतने में? दिक्कत परेशानी नहीं। चालकता, मोलर चालकता। और देखिए क्या पूछा गया है? कह रहा है कि सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सांद्रता के साथ यानी देखिए, जो मोलर चालकता होती है, अगर सांद्रता बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता घट जाती है। तो सांद्रता के परिवर्तन के साथ एक सूत्र ये होता है, मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं डेल एम बराबर। तो डेल एम बराबर हो जाता है के इंटू 1000 बटे में सी, या इसी को यम लिख दीजिए, के इंटू 1000 बटे यम यानी मोलर। बताओ, कोई दिक्कत इतने में? किसी को कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट?
बताते हुए चलिएगा जरा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बहुत सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, आवाज आवाज बीच में ना सुनाए तो बताना भाई। हेलो, एक का मिनट जरा देख लें, बीच बीच में चेक करना पड़ता है इसका आवाज। माइक थोड़ा कमजोर चल रहा है। चलिए, सही है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल है। बहुत सही। देखो चलो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का सबसे पहला चरण होता है कि जो जो मान दिया है धड़ाक दे लिख लो। तो जो जो मान दिया है, ए भाई टहल इधर उधर चलो। जो जो मान दिया है चलो लिख लेते हैं फटाक से। क्या क्या दिया गया है? कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यानी आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसके घात, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का सांद्रण उसके प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जो लिखने वाला रहेगा मैं ऐसे ही बताता चलूंगा, आप लोग लिखते हुए चलिएगा। न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है? प्रारंभिक सांद्रता कितना है, यानी चलो मान लेते हैं ए बराबर कितना है? 0.6 क्या मोल पर लीटर। अच्छा, उसके बाद कह रहा है से 0.4, यानी ए क्या कह रहा है? यक्स, यानी यक्स बराबर कितना है? 0.4 मोल पर लीटर, ये है। और क्या कह रहा है? अच्छा, ये तो ए माइनस यक्स है, क्या है? मोल पर लीटर, ए माइनस यक्स। टाइम दे रहा है कितना? 5 मिनट। तो अब इसी समय पहले हम इसका वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है? के बराबर होता है 2.303 बटे में टी, और इधर लॉग ए अपान में ए माइनस यक्स। चलो मान रख दो भाई, 2.303 बटे में टी, और इधर क्या? लॉग ए का मान है 0.6 बटे में, इसका मान हो जाएगा 0.4। अच्छा, इस 0.6 और 4 को आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको आप पॉइंट हटा देंगे तो 6 और 4 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी के बराबर 2.303 बटे टी, इधर लॉग, इधर 6 अपान में 4, काट कर आप इसे 3 और 2 भी लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अच्छा, अब और क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल पर लीटर होने में कितना समय लगेगा। यानी के बराबर वही 2 पॉइंट ये हो जाएगा, फिर यहाँ टी। अब लॉग ए का मान तो वही रहेगा क्या? 0.6, और ये कितना हो जाएगा? 0.3। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2.303 अपान में टी, और इधर लॉग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6/3। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां हम सबकी वैल्यू लिखें, इसकी ये जितना दिया गया है सबकी वैल्यू लिखें, तो वैल्यू आएगी क्या? लॉग ये यम बटे यन मान सकते हैं, तो हो क्या जाएगा? इसी को मैं ये लिख सकता हूं, ये बराबर इतना। चलो फिलहाल मैं अभी ऐसे ही इसको मान लो समीकरण, ये क्या है? समीकरण 2। तो ये के बराबर है और ये है समीकरण 1। इसी के की जगह पर इतना मैं लिख सकता हूं, यानी क्या? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? 2.303 अपान में टी, फिर लॉग, अच्छा यहाँ टी का मान है 5, क्या हो जाएगा? 5। टी का मान यहाँ 5, ये भी लिखो। टी का मान ये तो मैं भूल ही जा रहा था, आ जाओ भाई। टी का मान है 5, तो इधर क्या हो जाएगा? लॉग इतना 6/3 बराबर, इधर क्या हो जाएगा? 2.303 बटे में टी, लॉग क्या है? लॉग 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 6/4, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया। हाँ, अच्छा यहाँ कहाँ ई किधर है? ये यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? ये ई को यही रहने दो,
तो ये क्या हो जाएगा 1/t बराबर ये log 6 माइनस log 3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ हो जाएगा। अच्छा और या तो तुम इसको काट कर ये भी तो लिख सकते हो log 2, यहाँ काट दो तो 2 हो जाएगा, ये काट दो ये हो जाएगा log 2। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दिए log 2 और इधर क्या हो जाएगा 5 है, इस 5 का तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 1/5, इधर log 6 माइनस log 4। अब मैं सबकी वैल्यू लिख देता हूं। देखो हो क्या जाएगा इसका log 2 का वैल्यू यानी log 2 बराबर 0.3010 होता है, log 4 की वैल्यू 0.6020 होता है और log 6 की वैल्यू जरा मुझे ये याद नहीं तो मैं सर्च करके बता देता हूँ log 6 की वैल्यू क्या होती है। एक मिनट कहाँ गया भाई, वैल्यू ऑफ log 6 कितना है 77181। चलो ये कितना आ जाएगा 7781 क्या हो जाएगा 0.7781। अब सबका मान दिया गया है यहाँ, आराम से अब कैलकुलेट करके फाइंड कर लीजिए, ये कैलकुलेट करके फाइंड कर लीजिएगा। तो ये आ जाता है टी की वैल्यू आपका आ जाएगा जितना आप 8 करके इतना मिनट करके कुछ आता है, तो ये आप लोग यहाँ फाइंड कर लीजिएगा इसको लगा के, ठीक है। चलो आगे चलें, ये क्वेश्चन हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है वेग उसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बताओ इतने में कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये लो क्या पूछा जा रहा है कि आ जाओ भाई, कह रहा है कि कारण बताना है इसका, यफई अपचायक होता है। देखो यफई जो होता है यफई 2+, तो इसका जब ऑक्सीकरण वैसे तो कितना होता है 26 यफई का, लेकिन 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये कितना आएगा डॉट 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 4s2 और 3d4 आएगा। अच्छा और बगल में यही इसका भी देखते हुए चलो Mn मैंगनीज का 2+, तो इसका आ जाता है डॉट 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 4s2 और 3d2, क्योंकि 24 होता है ना 1 मिनट तो 2 उठ गया 22। तो इसका जब देखोगे लास्ट में डी है, यहाँ देखो डी है, डी में कितने खाने 5 खाने रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इधर देखोगे 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, यानी लगभग ये कैसा हो जाएगा स्थाई, क्या हो जाएगा स्थाई, इसीलिए ये किसका काम करता है अपचायक का, इसका अपचायक का, लेकिन ये स्थाई नहीं है इसलिए क्या करता है ऑक्सीकारक का काम, ऑक्सीकारक हो गया। इसी तरह बहुत से सवाल हैं उनको मैं डिस्कस करता हूं, तो ये कारण पता चला। आगे बढ़ते हैं, अगला इसका देखो, हाँ क्या है, तो इसमें कह रहा है जो स्कैंडियम है एक संक्रमण तत्व है, क्या है संक्रमण तत्व, एक मिनट कारण बताना है, क्या स्कैंडियम ये इसका होता है 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 4s2, देखो क्या आता है 4s2 3d1, और यही Zn का करोगे तो Zn का हो जाता है 4s2 3d10। तो यहाँ D का देखोगे तो D में सभी इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, 10 है लास्ट में, देखो ये देखो लास्ट में 10 है भरे हैं सभी। इसका देखोगे तो ये 3d1 यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या है, संक्रमण धातु है। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये संक्रमण धातु नहीं है। तो क्या लिखोगे, स्कैंडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, इसलिए वो संक्रमण धातु है। और जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो संक्रमण धातु की श्रेणी में नहीं आता। बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका एक ही कारण है, क्या? तो देखो, संक्रमण धातुएं और उसके यौगिक, याद रखना क्या, संक्रमण धातुएं और उसके यौगिक, संक्रमण धातुएं व उनके यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो आसानी से, जो आसानी से, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो करेंगे क्या, ये देखो, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि जो अब क्रिया में भाग ना ले, लेकिन अब क्रिया की दर को परिवर्तित कर दे, या तो उसको बढ़ा दे या तो घटा दे। ये जो संक्रमण धातुएं होती हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी के कारण ये सब होता है। ठीक, ये एक नंबर वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्या, देखो, लो भैया, क्या कह रहा है, कह रहा है CuHCl में नहीं घुल सकता है, क्यों? तो देखो, Cu यानी कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, इसलिए CuHCl में नहीं घुलता, घुलता। तो ये ऐसे लिखोगे, Cu प्लस लिखोगे HCl, तो यहाँ कोई अपक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। हो गया ये, बताओ, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे की तरफ बढ़े। सभी को हाय हेलो नमस्कार जी। चलो आगे की, यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ाई करते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या आप जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो देखो, अगर हम जिंक लिए, यानी जिंक का बर्तन, ये क्या है, ये है कोई जिंक का बर्तन, इसमें अगर हम कॉपर सल्फेट का विलयन रखेंगे, देखो क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये पात्र किसका है, जिंक का, और ये विलयन क्या है, CuSO4 का। तो देखो होगा क्या, Zn है और प्लस CuSO4, तो ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा कि नहीं, प्लस कॉपर, यानी कि क्या लिखोगे कि जिंक, जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रखेंगे, क्योंकि यह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का विलयन बना लेगा। बोलो, इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? अच्छा, जो जिंक होता है, इसका मानक अपचयन विभव अगर देखेंगे, तो देखो क्या होता है, Zn डबल प्लस, यानी Zn डबल प्लस से Zn, तो ये होता है -0.76 वोल्ट। और वहीं कॉपर का देखेंगे, Cu डबल प्लस से Cu, तो ये होता है प्लस में 0.34। तो इसका मानक अपचयन विभव कम होता है, इसका ज्यादा होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते, यानी जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सक्रिय ऊर्जा क्या है, और ये पूछा गया है, ये तो आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया गया है। कहां से? एनसीईआरटी से, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है। देखो भैया होता क्या है, आ जाओ जी,
पहला क्या पूछा, 3 नंबर का है, क्या पूछा गया है, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, सक्रिय ऊर्जा यानी किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, यानी अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 600 केल्विन ताप, यानी T1 बराबर कितना दे दिया गया है, 600 केल्विन। ताप पर एथिल आयोडाइड फलाना फलाना, उसके बाद ये देखो वेग स्थिरांक, यानी कि यहीं पर K1 की वैल्यू दे दी गई है 1.6 गुणे 10 के पावर -5, क्या है, सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब T2 की वैल्यू देखो क्या दिया गया है, 700 केल्विन, यानी T2 बराबर 700 केल्विन। तो पूछा है K2 बराबर क्या होगा, इसका मान पूछा है K2 बराबर। अब देखिए इसी को यहां देखिए सॉल्व किया गया है, इसी एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये सॉल्व किया गया था। देखिए सेम सेम है कि नहीं, टाइम बचाने के लिए ये किया जा रहा है। जो जो वैल्यू दी गई थी वो लिख दिए। अब ये देखिए फार्मूला होता है K2 माइनस में K1, यानी ये भी होता है, कहाँ गया जी, क्या होता है, log K2 अपान में K1 इजकल टू EA अपान में 203R, और बड़े ब्रैकेट में इधर होता है 1 T1 माइनस में T2। अब इसी फार्मूले पे मान रख के सबको सॉल्व किए तो K2 की वैल्यू कितनी आई, 6.36 गुणे 10 पावर 3 सेकेंड इनवर्स। बताइए कोई दिक्कत इतने में, सवाल क्या कहा गया था, यही था सवाल। तो जो जो वैल्यू यहाँ दी गई थी, जितनी भी वैल्यू दी गई थी यही है, इसी को हम इस फार्मूले पर रख दिए। देखो क्या हो जाएगा, समझो जरा है, log K2 माइनस में K1 इजकल टू क्या दिया गया है, EA अपान में 2.303R, और इधर 1 बटा के T1 माइनस 1 बटा के T2, यही है। R की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 8.314 होता है, रख देंगे। इसी को रखकर इधर देखिए सॉल्व कर दिया गया है कि नहीं, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट मारा हूं टाइम बचाने के लिए। तो देखो धड़ाक दे सब रख कर सॉल्व करके कितना ला दिया, 6.36। बताओ कोई दिक्कत किसी को ना, आगे बढ़े, बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लो भैया बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, ये जो है कौन सा विलयन, NiH2O का होल 6, और इस पर कई ठो माइनस प्लस है, 2 ठो। कह रहा है ये कैसन है, हरा है, ये कैसा है, हरा है। तो देखिए हरा होता क्या है, इसका जो सेंट्रल मेटल में एटम है यानी Ni, इसका 2 प्लस पे अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कितना, 2 प्लस पे, तो ये क्या होता है, 28 होता है, 2 दे दिया तो 4s2 3d6, यानी कि डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उपस्थित। तो 1 मिनट, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसी के कारण ये रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करेगा, कौन सा रंग, हरा रंग। लेकिन अगर इसी का बगल वाला देखा जाए, कौन सा, Ni क्या है, Cn होल 4, और इस पर कितना, 2 माइनस। तो देखो Ni का कितना होता है 28, लेकिन 2 ठो माइनस है, इसका मतलब हो जाएगा 3, कहाँ गया जी, 4s2, और 3d8 होता है, 2 ठो ले लिया तो 10 हो गया, यानी डी का जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देखो Cn है तो 2 इलेक्ट्रॉन संग ही भरे जाते हैं, प्रबल लिगेंड है तो 10, यानी यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यह
कोई रंग प्रदान नहीं करता। बस यही है कारण भाई, बताओ हो गया कि नहीं? आराम से लिख देना है आपको यही एक लाइन में नीचे कि NiH2O का होल 6 पे 2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण वो रंग प्रदान करता है, और NiCN का होल 4 2 माइनस पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए यह कोई रंग प्रदान नहीं करता, इसलिए यह रंगहीन होता है। तो ये कैसा है? रंगहीन। बस ऐसे जैसे लिखा हूं ऐसे ही आपको भी लिख कराना है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा, को टेंशन ना लेना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया है उसी चैप्टर से। देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये कहा जा रहा है ये कौन जो CrNH3, कौन CrNH3 का होल 6 और इस पर कितना है 3 ठो प्लस, ये है अनुचुंबकी। अनुचुंबकी बोले तो डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकी बोले तो पैरामैग्नेटिक जी, ठीक। अच्छा देखते हैं, चलो Cr इस पर कितना प्लस है 3 ठो, मतलब Cr का कितना होता है, Cr का होता है 24, 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा 21, हो जाएगा 3d1। इसका मतलब कि इसके d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके कारण ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय, ठीक। अच्छा इसी का बगल में ये देख लेते हैं क्या है, NiCN का होल 4 और इस पर कितना, वही जो पिछला दिया गया था जी, Ni पर 2 माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा 4s2 3d10। तो D में देखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ कोई दिक्कत? तो यहाँ कोई, यानी ये दो दो इलेक्ट्रॉन सब में भरे रहते हैं तो होता है वो डायामैग्नेटिक। क्या होता है डायामैग्नेटिक, यानी ये है प्रतिचुंबकी। क्या है प्रतिचुंबकीय। तो देखो लिखोगे क्या, CrNH3 का होल 6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए ये क्या होता है अनुचुंबकी। लेकिन NiCN का होल 4 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं इसलिए यह पैरामैग्नेटिक है यानी प्रतिचुंबकी। बताओ इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट चिंचनाहट या इस तरह की कोई अन्य बीमारी नहीं? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, फ्रक्टोज की संरचना, इसका फ्रक्टोज का संरचना। चलो भाई देखते हैं फ्रक्टोज का संरचना। तो ये इधर नहीं, यहीं पे रहो। चलो देखो 4 नंबर का है ये, फ्रक्टोज की संरचना लिख दो हेडिंग, फ्रक्टोज की संरचना। तो देखो फ्रक्टोज की संरचना क्या हो जाती है, CH2OH CO CHOH का होल थराइस CH2OH, ये क्या है फ्रक्टोज। क्या है फ्रक्टोज बन गया। अच्छा अब क्या कहा गया है, कहा गया ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये तो है फ्रक्टोज। ग्लूकोज देखेंगे तो ग्लूकोज क्या होता है वो देख लेते हैं। ग्लूकोज यानी कि चलो देख लेते हैं ग्लूकोज। ये थोड़ा छोटा में बनाता हूं आप लोग ताकि आसानी से लिख लीजिए। ये इधर देखो, या तो उसको और इधर कर दूं क्या, नहीं चलो सही है। जो ग्लूकोज होता है इसमें कीटोनिक समूह है, उसमें CHO समूह रहता है और वो पहले पर ही रहता है। तो CHOH का होल 4 ये हो जाता है CH2OH। तो पहली तो इसकी ये है इसका संरचना। तो इसका जो पहला गुण है इसकी क्रिया करा देते हैं HCN से।
चलो रुक जाओ, ऐसे मैं बनाता हूँ। इसका पहला रासायनिक गुण क्या है? HCN से क्रिया, HCN। तो देखो ये बनाता क्या है, ये जो C है इसी जगह CH, इसी जगह ये जुड़ जाता है CN से और OH से, बाकी नीचे के सब सेम रहते हैं, CHOH का होल 4 और ये CH2OH। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। रासायनिक समीकरण कहा गया है, रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, ये है साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। ये है पहला। दूसरा देखते हैं ग्लूकोज का। तो दूसरा रासायनिक गुण यानी CHO CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक, इसकी क्रिया किससे करा देते हैं? NH2OH से। तो देखो ये क्या बनाता है, ये देखो H है, हाँ है, वहां से O लेगा, भाग जाएगा, तो क्या बना लेता है ये C, इधर मिनट C इधर बना लेता है N और इधर OH, हाँ ये हो जाएगा। और तो एक अच्छा O बस गया है, तो इसका C तो है ही ना, H तो है ही यहाँ, CHOH होल 4 और ये हो जाता है CH2OH। और ये शायद आक्जीम है, इसका नाम आक्जीम, और वो ग्लूकोज। अब जरा इसी की मैं क्या कर देता हूँ, एक और कॉपी कर देता हूँ। हाँ है जी, क्लोन। आ जाओ आ जाओ। ये है क्या? तीसरा। क्या है? तीसरा। इसी की क्रिया मैं किससे करवा दूं? ऑक्सीकरण करा दो, इसी का छोड़ो, जाने दो है। ऑक्सीकरण नहीं, चलो Br2 से क्रिया करा दो। ठीक, जैसे ही Br2 से इसकी क्रिया कराते हैं तो ये COOH बना लेता है, और इधर CHOH का होल 4 और ये CH2OH। ये है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल। तो 3 ठो ग्लूकोज का रासायनिक गुण पूछा था, हो गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? निखिल श्रीवास्तव हाय सर, हाय निखिल। करिया यादव हाय सर, हाय करिया। तो निखिल करिया हाय 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 जी। देखो क्वेश्चन क्या था, ओ कहाँ चला गया, बहुत सही। क्वेश्चन ये था फ्रक्टोज की संरचना, यहाँ बन गई फ्रक्टोज की संरचना। कह रहा है ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण। तो पहला ग्लूकोज क्रिया कर रहा है किससे? ये है हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। तो जैसे ही ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करा तो ये क्या बना लिया? साइनोहाइड्रीन। दूसरा देखते हैं, यहाँ ग्लूकोज किससे क्रिया कर रहा है? तो ग्लूकोज NH2OH से क्रिया करके आक्सीन बना ले रहा है। तीसरे चरण में ग्लूकोज Br2 से क्रिया कर ले रहा है और क्या बना ले रहा है? तो ये बना ले रहा है ग्लूकोनिक अम्ल। बताओ कहीं कोई दिक्कत इतने में? नहीं। आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट। आप सभी को इसका PDF भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लो भैया लो, इतना बढ़िया है। इसमें देखो क्या करना है, ए जरा देखो यहाँ क्या क्या कह रहा है, वही हम आ जाओ। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन में पहला देखो, यानी ए क्या हो रहा है जी, आ जाओ पहला। देखो पहले में क्या कह रहा है, कह रहा है एथिल ब्रोमाइड का सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया। एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, इसका क्रिया करा रहा है सोडियम एथॉक्साइड यानी C2H5O, इससे क्रिया करा रहा है। देखिए बनता क्या है, ये जो यन्ने है ना, ये एक मिनट ऐसे लिख देता हूं क्या, C2H5O सोडियम एथॉक्साइड प्लस एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br। तो ये क्या हो जाता है, Br उधर चला जाएगा, यन्ने इधर चला जाएगा, यानी C2H5O हो जाएगा, और इधर भी C2H5 और प्लस में यन्ने Br सोडियम ब्रोमाइड। तो ये पहला हो गया, क्या बना लिया? एस्टर, एथिल एसीटेट।
मतलब एस्टर, ये क्या है, एस्टर पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो लो भैया, क्लोरोबेंजीन यानी कि यही ना, इसी को कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। Cl नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से। तो ये क्या बनाता है, ये बना लेता है, ये एक तो ये जुड़ा रहेगा यहाँ, एक यहाँ पर, और प्लस में एक बना लेता है Cl, और यहाँ NO2। तो ये क्या हो जाता है, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। देखिए एक है आर्थोक्लोरो आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, एक है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अगला तीसरा देखोगे तो तीसरे में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक दाब पर गर्म करें। तो लो भैया, ये क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन। बना दो बढ़िया से Cl, इसको NaOH के साथ कितना पे, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो देखो हो क्या जाता है, ये सबसे पहले देखिए, ये जो OH है ना, जाके वहां जुड़ जाएगा, Cl इधर चला आएगा, OH, और ये क्या हो जाएगा, NaCl। अच्छा यहाँ भी कुछ बनता है, यानी HCl बन जाता है यहाँ। ये क्या है, ये है फिनाल, बन गया फिनाल। बताओ कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। एक मिनट भाई, थोड़ा ऊपर चलो कि दिखाई देता रहे। हाँ, क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके। चलो भाई देखते हैं यहाँ हो पाएगा, नहीं चलो यहाँ देख लेते हैं। चौथा क्लोरोबेंजीन यानी पूरा क्लोरोबेंजीन ही से आ गया है क्या। हाँ बढ़िया से जी, ये सिंगल बॉन्ड है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो देखिए यहाँ क्या बनाता है, ये बना लेता है, Cl रहेगा यहाँ SO3H, और तो ये एक बना लेगा, कहाँ एक बना लेता है पैरा पर यानी Cl, और इधर क्या हो जाएगा SO3H और प्लस में H2O। ये क्या है, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आर्थो पर है तो आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा पर है तो पैरा। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पैरा वाला। अच्छा यहाँ भी जो बना था ना, कहाँ है, ये HCl नहीं H2O होगा। कोई भी अम्ल से क्रिया करेगा तो जल बाहर निकलता है। ठीक, ये देखो, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है क्लोरोबेंजीन, धड़ाक दे क्रिया करके ये बना है। आगे की तरफ देखेंगे तो ये देखो, अगला क्या है, एथिल क्लोराइड का जलीय KOH के साथ गर्म करो। चलो भाई एथिल क्लोराइड, एक मिनट आ जाओ, लो एथिल क्लोराइड C2H5, हाँ एक मिनट, तो ये लिख सकता हूँ CH3CH2 एथिल क्लोराइड, ये है। इसको KOH के साथ क्रिया करोगे तो देखो क्या होगा, OH उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3CH2, और यहाँ हो जाएगा OH और इधर प्लस KCl। और अगर यही एल्कोहलिक OH रहता है, यानी ये एक्वस है, एल्कोहलिक KOH रहता तो यहाँ से बाहर निकाल के, यहाँ H भी बाहर निकाल के बना देता एथीन, मतलब वो हाँ एथीन बना देता। बताओ कोई दिक्कत इतने में नहीं। ये था पहला वाला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ था चौथा, पांचवा। आगे बढ़ते हैं। देखो अथवा में कहा गया है, उसी का क्या कहा गया है, एक मिनट जरा इसको थोड़ा बहुत सही, यही है। अथवा में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है। इलेक्ट्रॉन रागी यानी जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक आक्रमण करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया। क्या कह रहा है, ये क्लोरोबेंजीन का हैलोजनन, यानी ये क्लोरोबेंजीन है। देखो मैं सबका बता दे रहा हूँ, एक को यहाँ, इसी को मैं थोड़ा, कहाँ है जी,
नीचे आओ भाई। हाँ हाँ, इसका कर दो मैं। ये कहाँ से मैं कम करूँ भाई? तो यहाँ से। चलो सही है। हाँ, रासायनिक अपक्रिया, चलो छोड़ो। ये है क्या? फ्लोरोबेंजीन। क्या है? फ्लोरोबेंजीन। बन गया Cl। पहला क्या कहा गया? हैलोजनन, यानी किसी की क्रिया कराओ यक्स2 से, किसकी उपस्थिति में? FeCl3 की उपस्थिति में। तो ये क्या बना लेता है? ये बना लेगा Cl, यहाँ यक्स, और प्लस में एक यही बना लेता है किस पे? पैरा पे। Cl और यहाँ यक्स। ये हो गया क्या? इसका हैलोजनन। ये आप लोग बढ़िया से देखिए, हैलोजनन एक ही करना था, तो ये मैं दोनों बता दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। दूसरा क्या कहा गया? उसी का सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण यानी वही जो सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए हैं। इससे H2SO4 से, ये सल्फोनीकरण हो गया। नाइट्रीकरण यानी HNO3 से। ये क्या है? सल्फोनीकरण। क्या क्या कहा गया है? सल्फोनेशन। चलो वही सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। और ये है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। और यही तो सेम सेम मैं यहाँ बताया हूं ना। कहाँ है? ये देखो, ये क्या है? ये है नाइट्रीकरण। इसी को क्या कहेंगे? नाइट्रीकरण। और ये है सल्फोनीकरण। ये देखो, ये क्या है? ये है सल्फोनेशन। तो दोनों सेम सेम है, तो टाइम काहे बर्बाद करें, आगे बढ़े। लो भैया, आईपीएससी नाम आ गया, बहुत सही। चलो, आईपीएससी नाम बहुत बार पूछा गया है। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा रुक जाओ भाई। सर पूरा गलत, पैरा गलत कर दिए। एक मिनट देख रहा हूँ निखिल। हेलो। हाँ भाई। अरे अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ। हाँ, लाइव लेते रहे। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ यहाँ पैरा यहाँ रहेगा जी। एक मिनट है, कहाँ है जी? अबे लाइव लेते रहे भाई। SO3H, वेरी गुड निखिल, वेरी टैलेंटेड बॉय। चलो तन्नी क्लास ले ली भाई। सर चलो, वेरी गुड, वो जल्दबाजी में हो जाता है जी। चलो हो गया नहीं इतना, बढ़े आगे। तो और सबका पैरा सही है ना जी? हाँ, देखो इसका भी पैरा पे, वो अर्थों पे, बहुत सही। चलो, तो ये आप लोग अपना ये क्वेश्चन मार्क बना लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। आईपीएससी नाम। तो आईपीएससी नाम में चलिए मैं नाम लिखता हूं। देखिए क्या, आईपीएससी नाम, तो मैं इसका लिखता हूं। किसका? इसका। तो इसका गिनती गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? एक, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, चलिए, इसका गिनती गिनोगे तो ओ एच नजदीक कहाँ से होगा? एक दो तीन इधर आ रहा है, उधर एक दो तीन, यानी सबसे तो एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन। अब यानी ये हो गई इसकी श्रृंखला। तो बाकी जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड, वो हो जाएगा पूर्वलग्न। एक है, दो है, तीन है, यानी कितने पर है? एक तो है दो पर, दो कामा दो, और एक है कितने पे? चार पे। क्या है? ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। टोटल कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पांच, यानी हो जाएगा पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओ एच है तो ऑल। और ये कितने पे है? दो पे, एक दो तीन पे है। ये हो जाएगा इसका नाम। इसका देखो, गिनती गिनोगे तो होगा क्या? एक दो तीन, टोटल कितने कार्बन? तीन, यानी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? तीन को क्या कहते हैं? ये मुंडी तुम्हारा भाई, इधर जाओ, उधर हो। तीन यानी है कहाँ? तीन को कहते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक, अब कहाँ कहाँ है? यानी एक वन पर है, एक टू पर है, एक थ्री पर है, ट्राई ऑल। ठीक, हो गया।
क्लियर है? हाँ, आगे इसका देखते हैं। इसमें गिनती कहाँ से करोगे? ये देखो, जैसे ही इसमें श्रृंखला बनाओगे तो 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा? 2। ईथर में ऑक्सी जोड़ते हैं, 2 को क्या कहते हैं? 2 को कहते हैं एथ। इसी में ऑक्सी जोड़ दोगे तो एथाक्सी। क्या हो जाएगा? एथाक्सी। कितने पर है? 2 पर, तो 2 एथाक्सी। और तो और है ब्यूटेन। 4 को ब्यूट कहते हैं, एन जोड़ दो, ब्यूटेन। आओ इसका नाम यही लिख देता हूं। देखो, गिनती गिनोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो जाएगा 2,4 डाईमेथिल। 2,4 डाईमेथिल फिनाल। ये हो जाएगा इसका नाम। इसका देखो क्या हो जाएगा? ओ एच यहाँ है तो 1 2 3 4 5, यानी इधर से गाओगे तो कितने कार्बन हो रहे हैं? 5। बाकी जो है बाहर उनका लिख दो। चलो, ये इधर आ गया तो क्या क्या हो जाएगा? पहले क्लोरो लिखोगे तो लिखोगे 4 क्लोरो। ओ एच इधर से रहेगा, उधर से नाम लिखोगे। 4 क्लोरो के बाद 2 और 3 पे मेथिल है, यानी 2,3 डाई मेथिल। डाई मेथिल। और 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, एन है, पेंटेनॉल। 1 हो जाएगा। ये हो गया आईपीएसी नाम। बताओ, कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं? छाप लो भाई, लो स्क्रीनशॉट ले लो। आईपीएससी पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, सर्च कीजिएगा आईपीएससी बाई बायोकेम सर, आ जाएगा, धड़ाक से पढ़िएगा। या तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको मिलेगा क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड। वहां पर हर एक चैप्टर का अलग अलग, एल्कोहल का अलग, एलो एरीन एल्किन सबका अलग अलग से बताया गया है। तो ये छाप लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में अथवा करके दिया था कि ये चाहे वो कीजिए चाहे ये कीजिए, तो दोनों में से आपका जो मन रहे वो कीजिए। चलो भाई, देख लेते हैं कौन सा अच्छा है। चलिए, थोड़ा ऊपर रहो भाई। ये हो गया। आगे बढ़े, करें इसको। चलो, ब्लैक। पहला क्या कह रहा है? ये है एच बी आर से क्रिया कराओगे तो ये बी आर उधर चला नहीं। हाँ, क्या है ये सर? तो हाँ, इसमें ये बी आर उधर जाएगा और ये इधर चला आएगा, तो बन क्या जाएगा वो देखते हैं। एक मिनट जरा। ल, बहुत सही। चेंज चेंज, हाइड्रोजन वो पलटी, ये वो पलटी। ये हो जाए, कहाँ हो गया? ये कुछ बन जाएगा यूं। डबल बॉन्ड, हाँ, ये डबल बॉन्ड क्या है? ओ एच, और ये क्या हो जाएगा? C2H5 Br। हो गया। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया फिनाल, और ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। ये देखो, ये है नाइट्रीकरण। ना 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 ना, हो, ये तो गड़बड़ा गया। हाँ हाँ हाँ, ये फिनाल नहीं बनेगा। देखो, ये बन जाता है। एक तो ये क्या है? ईथर है। O C2H5, तो एक बार Br यहां जुड़ जाएगा, एक, और प्लस एक बार यही Br पैरा पर, एक। हाँ, O C2H5, यही Br, इसके सामने कौन सा है जी? पैरा। एक, ये हो जाएगा। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में ये NO3 से क्रिया कराएगा, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा कि नहीं? यहाँ O C2H5, तो एक बार यहाँ जोड़ दो NO2, और प्लस में एक बार पैरा पर जोड़ दो NO2। तो ये O C2H5 कहाँ जोड़ दिए? पैरा पर NO2। इसका देखो, ये देखो क्या हो जाता है? H प्लस है ना, अब होगा क्या? ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, एक जगह H हो जाएगा और एक जगह CH3 ऐसे रहेगा। जो CH है
और CH2, तो देखो यहाँ पर जोड़ दिए OH और यहाँ पर जोड़ दिए H। ये जैसे ही ब्रेक होगा तो ये यहाँ OH चला गया, वहां H चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक मिनट, अम्ल के उपस्थिति में हो रहा है। अच्छा एक मिनट, ये गड़बड़ा गया। देखो ये जो है ना सही रहेगा, यहाँ ये जो है हो जाता है H3, क्या हो जाएगा H3, एंटी मार्कोनी काफ जी बन गया। का देखो ये क्या बनाता है, NaHBr है, ये लास्ट में इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CH3 ऐसे ही रहेगा, CH2 CH, इधर CH3 भी जुड़ा है, और ये जो C है ऐसे ही रहेगा, इधर बना लेता है OH, इधर बना लेगा एक H, CH2OH हो जाता है। क्या कर दे रहा है इसका, बना लो लास्ट वाला। चलो थायोनिल क्लोराइड, तो ये इसको बना देता है एसिड क्लोराइड में। ये जो COCl हो जाएगा, ये COCl, तो अथवा में करके करना था, इसको करो चाहे इसके पहले वाला, यानी ये करो या तो ये करो, दोनों में से एक करना था अथवा में, तो मैं दोनों बता दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, यह ये रहा है, अरे भाई आगे चलो, देखिए इसमें पहले में कह रहा है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल। चलो इसका देख लेते हैं, इधर देखो मैं जानता था, एक मिनट, अरे ये देखो दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना, दिखाई दे रहा है ना। देखो पहला यहाँ का जो पहला है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल, इसमें दिया गया है यहाँ, कहाँ, ये बेंजिल एल्कोहल, वो कहाँ है ब्यूटेनल, ब्यूटेनोइक एसिड, ये है पहला, ये क्या है उसका पहला। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, रोशन लेट हो गए सर, कोई बात नहीं जी। दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है ब्यूटेनल से ब्यूटेनल, एक मिनट वो तो गड़बड़ा गया क्या जी, हाँ हाँ, पहला देखो ये दूसरा है, क्या है दूसरा ब्यूटेनल, पहला ये है यहाँ, ये है पहला। और तीसरा क्या कह रहा है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से, तो ये देखो 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, ये है तीसरा, यही सेम सेम उठा के दे दिया गया था, एनसीईआरटी का है, देख लो। तो ये जो पूछा गया है, कहाँ गया जी, देख रहे हो ये रिएक्शन बेंजिल अल्कोहल से क्या कह रहा है, फेनिल अल्कोहल, ये कहाँ गया बेंजिल अल्कोहल, ये चौथा है, फेनिल अल्कोहल लो बन गया, फेनिल एथेनोइक अम्ल। आगे हाँ कहाँ गया, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, तो ये लो लस्टवा में, ये देखो कहाँ चला गया जी, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड है इधर है भाई, एल्कोहल 4 क्लोहेक्सीन, तो एक बता दे रहा हूं मैं, क्या कह रहा है, एसिट, अरे बाप रे, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, यानी उसी में NH2CO रहेगा या NH2 भी जोड़ देना है, क्या है CH3COO, या चलो मैं ये तुम लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, एक आपको तुम लोग भी बताओगे, इससे बनाना है एसिटामाइड, तनिक होमवर्क बताओ। और मैंने जब पढ़ाया था क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण,
उसमें मैंने ये बताया था। चलो जरा ये मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ होमवर्क, कमेंट में आप लोगों को यही बताना है। एक कमेंट करके बताइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन करिए या इसी के बदले में दे दिया जाता है ये, कहाँ गया ये, दोनों में से एक करना रहता है अथवा करके, तो एक कर दिए तो इसको छोड़ दीजिए। दो अथवा करके जब देगा तो एक हो गया, तो इसको छोड़ो, मारो गोली, आगे बढ़ो। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है, जरा दोनों को बना दूं फिर बताता हूँ। ये आ जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम। अथवा, अथवा देखो, जब दो क्वेश्चन रहे ना तो जिसमें कम लिखना रहे वो करना। एक तो इन सब पांचों के लिए तुमको विभेद करने के लिए रासायनिक समीकरण मतलब रासायनिक समीकरण लिखना है। पांच है यहाँ, और इधर देखो यहाँ कितना है, तीन ही है। तो तीन वाला करना फायदा है कि पांच वाला, तीन वाला। तो चलो इसी तीन को देख लेते हैं। पहला क्या है, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, दूसरा डाइएजोटीकरण, तीसरा है ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण। ये देख लेते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं। पहला कार्बिल अपक्रिया, ये देखो कार्बिल अपक्रिया के लिए इसमें करते क्या है, कार्बिल अपक्रिया में, तो कार्बिल अपक्रिया में तुम याद रखना, देखो सबसे पहले ये जो एथिल एमीन है इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये बना लेता है एथिल आइसोसाइनाइड। ये तो था एलिफेटिक, क्या था, एलिफेटिक। इसी को हम एरोमेटिक में ले लिए, ये है एनिलीन। इस एनिलीन से हम इसकी क्रिया कराएं और क्या प्राप्त कर लिए, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो क्या कह रहा है, ये कार्बिल एमीन अपक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देता है, ये बात याद रखिएगा। जब प्राथमिक एमीन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक को एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म के साथ जब गर्म करते हैं तो आइसोसाइनोइड या कार्बिल कार्बिल एमीन यौगिक बनाता है, इसी को कहते हैं कार्बिलेमिन अपक्रिया। ये क्या है, कार्बिलेमिन अपक्रिया। याद रखिएगा द्वितीय तृतीय एमीन ये अपक्रिया नहीं देते, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछता है। एक आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दूसरा क्या था, एजोटीकरण, मतलब डाई एजोटीकरण। तो ये देखिए ये है डाई एजोटीकरण अपक्रिया, क्या है, डाई एजोटीकरण। तो इसमें डाई एजोटीकरण अपक्रिया में करते क्या है, सबसे पहले प्राथमिक एमीन को तनु HCl या H2SO4 में के ठंडे जल में नाइट्रस ऑक्साइड यानी HNO2, किससे, HNO2 नाइट्रस अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमको डाइएजोनियम लौड़ मिल जाता है। तो ये देखो इससे क्रिया करके हम क्या बना लिए, नाइट्रस अम्ल। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ HNO2, HNO2, तो यही यहाँ पर किया गया है, यहाँ ये लिखकर या करके HNO2 ये है। इसी से जब क्रिया कराएं तो देखो क्या मिल गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आप लो। ये आगे H2O बना लेता है, कितना है, दूठो, हाँ तो दूठे लो, 2H2O बना लेता है। यही है क्या, डाइएजोटीकरण अपक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इतना ज्यादा लंबा तो नहीं हो जा रहा है ना वीडियो जी, 1 घंटा 3 मिनट बहुत सही। उस दिन से तो आज पहले ही हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या है, ये है ग्रेवियल थैलेमाइड अपक्रिया। देखो ग्रेवियल थैलेमाइड अपक्रिया में क्या कर रहे हैं, इसमें हम थैलेमाइड की क्रिया कराते हैं क्षारीय माध्यम में एल्किल हैलाइड से, क्या मिलता है, एमीन, इसी को कहते हैं ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण। ये देखो ये क्या लिए हैं, ये लिए हैं हम थैलामाइड, क्या लिए हैं, थैलामाइड। इस थैलामाइड की क्रिया KOH से कराएंगे तो जो ये H है ये K भगा देगा, H को कहेगा भाग जाओ, उसके जगह क्या आ गया, K। अब इस K का एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो एल्किल इस K को भगा दिया, इस K को कौन भगा दिया, एल्किल, यहाँ R आ गया। अब इसी का क्रिया H2O से करा देते हैं तो एमीन बन जाता है, इधर थैलिक अम्ल इधर एमीन, इसी को कहते हैं ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं, ये हो गया दूसरा भी सॉल्व।
इसके पहले का पहला वीडियो मैं बना चुका था, ये था आज दूसरा। दोनों सॉल्व सॉल्व। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ भाई। आ जाते हैं जरा पहले पे। आ जाओ आ जाओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछना हो तो जल्दी जल्दी पूछो, नहीं तो अब चलो हो गया। तो इतने में तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट नहीं। चलो 1 मिनट जरा। हम्म। तो ये था क्या, पहला पार्ट इसका मैं अपलोड कर चुका था, आज ये दूसरा पार्ट था। इसी तरह सॉल्व करवाऊंगा तो मतलब 2 2.5 घंटे में एक एक सेट सॉल्व हो जाएगा। आगे से जब भी सॉल्व करवाऊंगा ना, एक ही वीडियो में एक पूरा सेट सॉल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया नहीं ये? चलो ठीक है, तो आज के लिए मैं इसको यहीं बस करता हूँ। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।